अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम क्रिमिनोलॉजी को पढ़ रहे हैं, सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया और फिर ये सेक्शन 2 की तरफ अब हम आए हैं। तो इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी है, जुवेनाइल डेलिकेंसी भी है। तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझा दिया जाए ताकि आपको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अच्छे से समझ आ जाए। होपफुली आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। आप ये देखें कि आपने जो अभी तक सेक्शन 1 पढ़ा ना, उसके अंदर आपने पढ़ी पूरी क्रिमिनोलॉजी के क्राइम क्या है और कॉजेज़ ऑफ क्राइम क्या हैं और प्रिवेंशंस ऑफ क्राइम क्या हैं, और फिर इसके अंदर आपने थीरीज़ को पढ़ा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ा। उनको पढ़ने का मकसद क्या था कि आज की डेट तक या रीसेंट सिनेरियो तक कितने लोगों ने रिसर्च की, किस किस टाइप की रिसर्च हुई क्राइम को लेके, किस किस तरीके से कॉज ऑफ क्राइम सामने आए और फिर उनकी प्रिवेंशंस क्या सजेस्ट की गई क्रिमिनोलॉजिस्ट की जानिब से। जो हम अगर हम कहें कि स्टडी ऑफ क्राइम्स तो उसे कहेंगे क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। अब जब हमने क्रिमिनोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, और हमें समझ आ गई, हमें कॉजेज़ ऑफ क्राइम भी समझ आ गया और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी समझ आ गया, तो अब क्या होगा, अब एक सिस्टम डेवलप किया हमने उस नॉलेज की बेस पे। नॉलेज क्या था कि कॉज ऑफ क्राइम क्या है और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्या है। ये कॉज था, उस कॉज को मद्देनज़र, उस कॉज और प्रिवेंशन को मद्देनज़र रखते हुए जाहिर है अब हमें पता तो चल गया कि कॉज क्या है, यही पता चल गया कि प्रिवेंशंस क्या है। तो अब जाहिर है कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना था या लाइक ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाना था किसी भी सोसाइटी ने कि जो अब इस सारी जितनी भी हमारी स्टडी है क्राइम के हवाले से, इसको अब इसको एक फ़िज़िकल शेप में लेके आए और अब इम्प्लीमेंटेशन हो उस नॉलेज का जो कि हमें मिला क्राइम के हवाले से। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर एक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, और वो डिफरेंट एजेंसीज़ पे मुश्तमिल था वो सिस्टम, या वो है। ठीक है, जो वो सिस्टम जो डिफरेंट एजेंसीज़ पर मुश्तमिल है, जो कि जिसकी ड्यूटी है रिस्पॉन्ड करना किसी क्राइम को, उसे कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ क्राइम क्या है, क्रिमिनोलॉजी, और स्टडी ऑफ एजेंसीज दैट कंट्रोल और रिस्पॉन्ड टू क्राइम इज़ कॉल्ड एज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली बेस किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। ठीक है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ अ सीरीज़ ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंदर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं। अभी हम पढ़ते हैं सारा इन डिटेल इंशाअल्लाह, आप साथ रहिएगा। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ मिल के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को शेप देते हैं। ठीक है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ अ सिस्टम in which crime and criminals are detected, detained, tried and punishment। ठीक है। तो अब पूरा जितनी भी सोसाइटी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम बना दिया गया सोसाइटी के एक पर्टिकुलर इशू को लेके। पर्टिकुलर इशू क्या है, सोसाइटी का क्राइम, और उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम का काम सिर्फ क्या है, क्राइम को डील करना। ठीक है। अब पूरी सोसाइटी अपने बाकी सारे काम कर रही है अच्छे से। ठीक है। अब बाकी जो भी काम है और जो सोसाइटी का एक इशू है क्राइम, उसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, कि क्राइम को, क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करना और डिटेन करना, फिर उनका ट्रायल करना उनके, और फिर उनको पनिश करना। ठीक है। सो
अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की टर्म को समझने के लिए क्या है कि द टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रेफर्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट चार्ज विद इन्फोर्सिंग लॉ, एडजुडिकेटिंग क्रिमिनल्स एंड करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट। ठीक है, अब क्या ड्यूटी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मैं बताता हूँ कैसे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सारा इन डिटेल, एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है जिनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है किस काम के लिए? इन्फोर्सिंग ऑफ लॉ के लिए, ठीक है, एजुकेटिंग क्रिमिनल्स के लिए, क्रिमिनल्स को डील करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, एंड और उनके जो क्रिमिनल कंडक्ट्स हैं उनको चेंज करके सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बनाने के लिए। और इसकी ड्यूटी क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। किसकी ड्यूटी है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। होपफुली ये आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम के ना कंपोनेंट्स हैं। ज़ाहिर है कोई भी सिस्टम है वो मतलब अकेले से तो चल नहीं सकता, तो हर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरीके से 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? पुलिस, कोर्ट और प्रिजन। पुलिस, कोर्ट और प्रिजन, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगर कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो वो 3 हैं, पुलिस, कोर्ट्स और प्रिजन्स। ठीक है, पुलिस का काम क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स है, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स है। ठीक है, कोर्ट्स का काम क्या है? यहाँ पे ट्रायल होता है किनका? क्रिमिनल्स का। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कोई सस्पेक्ट जिसको अरेस्ट किया पुलिस ने, ठीक है, अगर वो गिल्टी साबित हो गया कि ये शख्स क्रिमिनल है, तो फिर उसकी जब हमने करेक्शन करनी है तो फिर वो कहाँ पे होगी? वो जब कोर्ट सेंटेंसिंग कर देगी तो वो होगी प्रिजन के अंदर। ठीक है, होपफुली ये कंपोनेंट भी समझ आ गए होंगे आपको। अच्छा, अब देखें, जब भी किसी सिस्टम को बनाया जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर आगे हम गोल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी सिस्टम को बनाया जाता है ना, तो उसे बनाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता है, कोई ना कोई मकसद तो होता है, कोई ना कोई पर्पस तो होता है। तो पर्पस क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाने का? टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ क्राइम। जब सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद होगा तो क्या होगा कि वो सिस्टम एक ऐसा लाहे अमल तैयार करेगा और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। किस लिए? अकरेंस ऑफ क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि इसने डील ही क्राइम को करना है तो इसके ऊपर ट्रस्ट होगा। बाकी तमाम सोसाइटी को इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है कि वो अकरेंस ऑफ क्राइम को रोके। तो पहला पर्पस इसका क्या हुआ कि टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ क्राइम। दूसरा क्या है कि टू पनिश द क्रिमिनल्स। ठीक है, अब जो क्रिमिनल्स हैं, रॉन्ग डूअर्स हैं, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, विक्टिमाइज़ कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो उनको क्या करना है? पनिश करना है। एंड पनिश करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उनको सज़ा ही दी जाए, सज़ा भी बमकसद होगी। ठीक है, और मकसद क्या है कि उन क्रिमिनल्स को अब रिहैबिलिटेट करना है और उनको यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाकर दोबारा से सोसाइटी में भेजना है ताकि वो दोबारा क्राइम ना करें। ठीक है, और उनकी वजह से और अगर वो इस प्रोसेस से गुज़रते हैं तो फिर बाकी लोग जो हैं उन्हें देखकर उनमें डेटरेंस क्रिएट हो क्राइम को लेके और वो क्राइम ना करें। और फिर इसका चौथा पर्पस क्या है? चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंपनसेट द विक्टिम एज़ फार एज़ पॉसिबल। अब जाहिर है जब किसी ने कोई क्राइम किया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बंदा विक्टिमाइज तो हुआ उससे, तो जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन चाहिए। अगर उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलेगी तो उनका सोसाइटी
के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाएगा। जब सोसाइटी के ऊपर से उनका ट्रस्ट उठेगा तो वो भी, उनके भी चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल बन जाएं। तो इसलिए विक्टिम किसी भी सोसाइटी का हर मेंबर, सोसाइटी के हेड्स की ज़िम्मेदारी है कि उसकी केयर की जाए और उसको उसके प्रॉब्लम्स को और उसके जो लॉसेस हैं उनको कंपनसेट किया जाए। तो फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस पर्पस को पूरा करता है और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि टू कंपनसेट द विक्टिम्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी होपफुली आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा सोसाइटी के अंदर। अब हर कोई तो आके नहीं ना करेगा, तो एक सिस्टम है, वो सिस्टम उसको मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, सोसाइटी में। जो आखिरी इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टू डेटर द ऑफेंडर्स। ठीक है, क्राइम करने वाले लोगों को, ऑफेंस करने वाले लोगों को रोकना। ठीक है, फ्रॉम कमिटिंग एनी क्रिमिनल एक्ट इन फ्यूचर, कि वो दोबारा से फिर सोसाइटी के अंदर जाके क्राइम ना करें और जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि अगर हमने ऐसा कोई एक्ट किया तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी, हम भी जवाबदेह होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, और फिर हम भी उन तमाम तकालीफ से गुजरेंगे जो हमसे पहले के ऑफेंडर्स गुजर चुके हैं। होपफुली आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ चुके होंगे। गोल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन गया, अब कोई भी सिस्टम बन गया, अब उसको ज़िम्मेदारी मिल गई है तो वो अपने गोल सेट करता है। तो इसके गोल क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के गोल्स हैं टू the rehabilitation and correction of offenders, preventing other crimes और moral support for victims। तो इसका जो गोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो ये है कि रिहैबिलिटेशन की जाए और करेक्शन की जाए ऑफेंडर्स की, और फिर प्रिवेंशन की जाए क्राइम की, सोसाइटी के अंदर क्राइम को ना होने दिया जाए, और विक्टिम्स को मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो होपफुली आपको गोल्स भी समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। जो इसके प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, अब इसकी वर्किंग है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो इसके अंदर इसके अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पूरे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या हैं? वो हैं पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और प्रिजन। ठीक है, ये इसके इंस्टीट्यूशंस हैं। कंपोनेंट्स थे 3, पुलिस, कोर्ट और प्रिजन्स, करेक्शन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं 4। कौन कौन से? पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और प्रिजन्स। ठीक है, और ईच कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, बजट, वर्किंग एंड लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आगे देते हैं आपको। ठीक है, पुलिस, सबसे पहले हम पुलिस को इन डिटेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोर्ट्स को, फिर रोल ऑफ जजेस को, क्योंकि कोर्ट जो है उनको जजेस हेड करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ जजेस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे करेक्शन को, करेक्शन इंस्टीट्यूशन को, फिर उसके अंदर क्या कुछ होता है इसको हम पढ़ते हैं इन डिटेल। ठीक है, तो आप साथ रहिएगा। पुलिस क्या है? देखें जी, क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, पुलिस क्या है? पुलिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पुलिस। ठीक है, और पुलिस जो भी एक्टिविटीज़ करती है क्राइम से रेलेवेंट, यानी कि क्राइम को रोकने के लिए जो भी इसको ड्यूटीज़ सौंपी जाती हैं, जब उनको फंक्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं? पुलिसिंग। सो पुलिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज़ पुलिसिंग इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम। अब जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, वो ज़ाहिर है किसी लाए अमल के तहत काम करते होंगे। ठीक है, तो उनको काम करने का जो तरीका कार है ना वो दिया गया है CRPC में। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो द पावर्स ऑफ पुलिस को भी वहीं से है, कोर्ट्स को भी वहीं से है, और प्रोसिक्यूशन को भी वहीं से है, और जेल्स को भी वहीं से है, करेक्शन इंस्टीट्यूशंस को भी वहीं से है। ठीक है, कहाँ से? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। ठीक है, सो द पावर ऑफ पुलिसिंग आर provided by the Code of Criminal Procedure and all police organizations derive their police powers from it। यानी कि पुलिस पावर्स जितनी भी हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं इसको, ठीक है। सो द फर्स्ट कंटैक्ट, अब जब कोई भी शख्स क्राइम करता है, किसी भी क्रिमिनल का जो पहला कांटेक्ट होता है वो किसके साथ होता है? वो होता है पुलिस के साथ, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस अब उस रॉन्ग डूअर को करती है डील, ठीक है। तो डील कैसे करती है कि उसको सबसे पहला काम ये करती है कि उसको अरेस्ट करती है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, और फिर उसको अंडर लॉ लेके आती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी करती है अपने एरिया के अंदर, ठीक है, जो उसकी एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है, ठीक हो गया। तो जब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको यूज़ ऑफ फोर्स की पावर दी जाती है, ठीक है, ताकि वो लीगल करेक्शंस कर सकें सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और डेटरेंस कायम कर सकें। और उनकी वजह से इन पावर्स को देने का मकसद क्या है? वो ये है कि वो सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक और सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन रख सकें, ठीक है। सो द टर्म इज़ मोस्ट कॉमनली associated with police departments of a state that are authorized to exercise the police power of that state within a defined legal or territorial area of responsibility। अब क्या है पुलिस? क्या है पुलिस? वो तमाम एजेंसीज़ हैं जिनको पुलिस पावर्स दी गई हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, जो ताकि वो क्या करें कि अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर जो उनको टेरिटरी असाइन की गई है उसके अंदर अपनी इन पुलिस पावर्स को एक्सरसाइज करें और क्या करें? सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखें, ठीक है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पुलिसिंग primarily supports a detection model of policing by providing legal basis of investigation and subsequent process, okay। It provides a very limited power of preventing crime to the police organizations, okay जी। अब आगे चलते हैं कि रोल ऑफ पुलिस क्या है। आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल सस्पेक्ट्स, ठीक है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो क्रिमिनल सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करे, फिर क्या करे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स करे, एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंडर्स करे, और फिर उनका ये भी पुलिस ही की ड्यूटी है कि फिर उन क्रिमिनल्स की पार्टिसिपेशन करवाए कोर्ट के अंदर ट्रायल्स के दौरान, ठीक है। और फिर डेटरेंस ऑफ क्राइम भी इन्हीं की ड्यूटी है कि ये जब सोसाइटी के अंदर ये पेट्रोल करेंगे, अपनी ड्यूटी पे मौजूद होंगे, तो उससे क्या होगा? लोग इनकी मौजूदगी की वजह से जुर्म करने से घबराएंगे, तो फिर क्या होगा? डेटरिंग क्राइम थ्रू पेट्रोल, ये भी इन्हीं का रोल है, ठीक हो गया जी। पुलिस हैव न्यूमरस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंक्लूड्स patrols, traffic control, first aid, general safety issues, community relations, and many others. Police are trained locally and are responsible for maintaining training throughout their career, ठीक है जी। Police is a body of officers representing the civil authority of government. Police typically are responsible for maintaining public order and safety, enforcing the law. So जो पुलिस है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी, enforcing the law, ठीक है, प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ये सारा रोल है किसका? पुलिस का। अब ऑर्डर मेंटेनेंस क्या है? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कीपिंग द पीस। अगर सोसाइटी के अंदर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनको रिजॉल्व करते हैं देन एंड देयर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और पीस मेंटेन करते हैं वहाँ पे, ठीक हो गया। दूसरा, मेंटेनिंग द सेंस ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी, ठीक है, वो चूँकि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी ड्यूटीज़ में से है, तो सोसाइटी को, कम्युनिटीज़ को ये ट्रस्ट है कि वो उनके होते हुए अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर सिक्योर हैं, ठीक है। दूसरा, सिविल ऑर्डर जो है उसको प्रमोट करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर मेंटेनेंस है। पब्लिक एजुकेशन भी ऑर्डर मेंटेनेंस है, ठीक है। और फिर एडिंग इंडिविजुअल्स इन डेंजर और इन नीड ऑफ असिस्टेंस। और जब कभी कोई बुरे हालात आ जाएं और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो किसी मुश्किलात से दो चार हैं, तो वहाँ पे किसी ख़तरे में हैं,
और उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत है तो ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि ये उनको सॉल्व करें, जाके उनको हेल्प आउट करें। ठीक है जी। सो द पुलिस इन जनरल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड सर्विस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट दे सर्व. They are given a large amount of responsibility. They are allowed to use accelerating force. They have a huge amount of discretionary powers. They are usually given a tremendous amount of independence in their crime suppression, ठीक है, और investigation and enforcement duties. आपको मालूम है कि पुलिस का काम मतलब ये एक गेट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब भी कोई चीज़ डील कर रहा है सोसाइटी के साथ तो वो करवा थ्रू पुलिस ही रहा है, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, इसलिए उसके पास अथॉरिटीज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक हो गया जी। और उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट करना ही हर हाल में। तो ये पुलिस जो है वो हर वक्त क्राइम्स के साथ लड़ती रहती है। ठीक हो गया। तो इसके गोल्स क्या हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, अपहोल्ड एंड एनफोर्स द लॉ, कॉम्बैट पब्लिक फियर ऑफ क्राइम, promote community safety, control traffic, encourage respect for the law, protect civil rights and liberties. So आपको पुलिस का जो रोल है, जो कि पहला इंस्टीट्यूशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, होपफुली वो समझ आ गया होगा। अब दूसरा इंस्टीट्यूशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो है प्रोसिक्यूशन। सो द फंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ टू एवेलुएट द एविडेंस collected by police and to filter the quality and quantity of cases to be sent up for trial. ये prosecution का वर्ड आपके लिए नया है, तो इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देता हूँ और फिर ये सारा आपको समझा देता हूँ। दरअसल क्या है कि कोर्ट के अंदर ना एक पूरा डिपार्टमेंट है प्रोसिक्यूशन का। ठीक हो गया। जिसका काम क्या है? इसका काम ये है कि वो इस चीज़ पर नज़र रखे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी लोग काम कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो लोग CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है तो उनकी ड्यूटी है कि वो उनको हेल्प आउट करें। अब जो जितना भी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कोई भी काम हो रहा है वो किसको फॉलो करके हो रहा है? वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करके हो रहा है। ठीक है, तो तमाम लोग उसी से रहनुमाई ले रहे हैं। तो अब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा लॉ नोइंग लोग होते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये पुलिस को भी असिस्ट करते हैं, ये कोर्ट को भी असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब किसी के ऊपर कोई FIR कटती है या कोई केस बनता है तो इस पूरे केस को ये लोग जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ये उस पूरे केस को स्टडी करते हैं और उसके अंदर कहीं कोई कमी है या ज़्यादती है तो उसको वो मैनेज करते हैं और हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा प्रोसिक्यूशन का मकसद क्या होता है। तो द फंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ टू एवेलुएट द एविडेंस, ठीक है, कलेक्टेड बाय पुलिस एंड टू फिल्टर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ केसेस टू बी सेंट अप फॉर ट्रायल। जब ये इसको फ़िल्टर कर लेते हैं इस पूरे केस को, जो कि आगे अब कोर्ट के अंदर जाना है ट्रायल के लिए, जिसको तैयार किया किसने? पुलिस ने। इस पूरे को वो स्टडी करते हैं और इसके अंदर जितने भी वीकनेसेस हैं उनको पूरा करते हैं ये। ठीक है, पुलिस की हेल्प करते हैं इस दौरान में। ठीक हो गया, लीगली और एज़ पर CRPC। और फिर जब वो मुकम्मल तैयार हो जाता है केस तो उसे फिर वो फॉरवर्ड करते हैं ट्रायल के लिए, कहाँ पे? कोर्ट में। ठीक है, तो इससे पहले
पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ये पुलिस के अंडर काम किया करता था, लेकिन अब ये एक आज़ाद हो चुका, अब पुलिस से बाहर आ गया, इसकी अपनी पावर्स हैं, अब इसकी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। सो द प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इज़ अ लॉयर हु ब्रिंग्स चार्जेस अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है, पर्सनस और कॉर्पोरेट एंटिटी। इट इज़ द प्रोसिक्यूटर्स ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट व्हाट क्राइम वाज कमिटेड and to detail what evidence has been found which incriminates the accused। ठीक है, इस लेवल का वो केस को तैयार करते हैं कि अगर एक्यूज ने क्राइम किया है तो फिर वो बच ना सके, ठीक है, कि उसमें कोई कमी ना हो, और उस केस के अंदर अगर कोई कमी है तो उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट जाता है वो एक्यूज ही को जाता है। सही है जी। तो the prosecutor should not be confused with a plaintiff और plaintiff's counsel, ठीक है। although plaintiff कौन है, जिसने दरख्वास्त दी है, मुद्दई जो है, ठीक है, उसे उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे वही करना चाहिए जो CRPC कहती है, ठीक है। although both serve the function of bringing complaint before the court, the prosecutor is a servant of state who makes accusations on behalf of the state in criminal proceedings, while the plaintiff is the complaining party in civil proceedings। तो प्लेंटिफ का भी समझ आ गया आपको कि ये मुद्दई को कहते हैं जो केस दायर करता है, ठीक है। और इसमें एक है डिफेंस अटॉर्नी। डिफेंस अटॉर्नी कौन होता है, ये होता है एक्यूज का वकील, ठीक है। सो डिफेंस अटॉर्नी काउंसल्स द एक्यूज्ड on the legal process, likely outcomes for the accused and suggest strategies। फिर वो तरीके बताता है कि अपने एक्यूज़ को, और वो फाइट करता है, कौन, डिफेंस अटॉर्नी, अपने एक्यूज़ के लिए, अपने क्लाइंट के लिए जो कि एक्यूज़ है, ठीक है, उसको बचाने की खातिर वो तमाम लीगल प्रोसेस से गुज़रता है, ठीक है। So it is the defense attorney's duty to represent the interests of the client, raise procedural and evidentiary issues, and hold the prosecution to its burden of proving guilt beyond reasonable doubt। Defense counsel may challenge evidence presented by the prosecution and argue on behalf of their client, ठीक है। तो डिफेंस अटॉर्नी क्या करता है, वो एक लीगल जंग लड़ता है, किसके लिए, अपने क्लाइंट के लिए। उसका क्लाइंट कौन होता है, एक्यूज़, ठीक है। तो वो पूरे केस को वो भी स्टडी करता है अच्छे से, और उसके अंदर अगर कोई कमी बेशी है तो वो उससे पूरा फ़ायदा उठाता है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, ठीक है। और वो एविडेंसेस को भी मुशाहिदा करता है, और वो उस जो चालान बना होता है, जो पुलिस की रिपोर्ट बनी होती है, उसको भी वो समझता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेट्स द लॉ वायलेशन, ठीक है, और कोऑपरेटिंग विद पुलिस, डिटरमाइनिंग द चार्ज, रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन प्री ट्रायल एंड हियरिंग। और प्ली बारगेनिंग के अंदर मैं आपको प्ली बारगेनिंग का कॉन्सेप्ट आगे समझाता हूँ, ठीक है। रिकमेंड्स सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जब जज आपका पूरा केस सुन लेता है और जब वो किसी फ़ैसले पर पहुंच जाता है, तो जो फ़ैसला लिखता है ना, अपनी जजमेंट लिखता है, उसे कहते हैं सेंटेंसिंग, ठीक है। सो उसके अंदर भी हेल्प करता है प्रोसिक्यूटर जज की, ठीक हो गया। तो ही रिकमेंड्स द सेंटेंस, और रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट एट अपील्स, ठीक है, और कंडक्टिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, और ये अपने तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। रोल ऑफ डिफेंस अटॉर्नी। डिफेंस अटॉर्नी क्या करता है, वो इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसने अपने एक्यूज़ को अपने क्लाइंट को बचाना होता है, जो कि उस वक्त एक्यूज़ होता है। सो इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर विटनेसेस, डिस्कसिंग मैटर विद द प्रोसिक्यूटर, रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडेंट एट वेरियस प्रोसीजर्स, ठीक है, जो कोर्ट के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर वो रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को जो कि एक्यूज़ होता है, ठीक है। तो एंटरिंग इनटू द प्ली नेगोशिएशंस, ठीक है,
प्ली निगोशिएशन में भी आपको बताता हूँ आगे, इसके अंदर पूरा टॉपिक है तो आपको मैं समझाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सो प्रिपेयरिंग द केस फॉर ट्रायल इंक्लूडिंग डेवलपिंग स्ट्रेटजी, फिलिंग एंड आर्ग्यूइंग लीगल नोशंस विद द कोर्ट, कोर्ट के साथ फिर जितने भी लीगल बहस मुबाहिसे होते हैं उन सब के अंदर वो मौजूद होता है। रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडेंट एट ट्रायल, वो ट्रायल के दौरान अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी करता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एट सेंटेंसिंग, और जिस टाइम पे सेंटेंसिंग होती है उस वक़्त भी वो अपने क्लाइंट के लिए फ़ाइट कर रहा होता है जज के साथ, ठीक हो गया। डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अपील, और फिर अगर उसके हक़ में फ़ैसला ना हो तो फिर वो एपलेट कोर्ट में जाने के लिए क्या करता है, एप्रोप्रिएट बेसिस बनाता है अपील करने के। आगे चलते हैं जी। कोर्ट्स, द मोस्ट पावरफुल प्लेस, the most powerful component, the most powerful institution of the criminal justice system, जहाँ से पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रन किया जाता है, वो क्या है, कोर्ट। द कोर्ट सर्व्स एज द वेन्यू वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड एंड जस्टिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर तमाम डिस्प्यूट्स को सुना जाता है, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको यहाँ सुना जाता है। यहीं पे कंप्लेंट भी आएगा, यहीं पे एक्यूज़ भी आएगा, और यहीं पे पुलिस भी आएगी अपनी इन्वेस्टिगेशंस के साथ, यहीं पे प्रोसिक्यूटर भी आएगा, और यहीं पे डिसाइड होगा कि आया ये जो शख्स एक्यूज़ है ये मुजरिम है भी या नहीं, और अगर ये मुजरिम है तो यहीं से उसको सेंटेंसिंग होगी और यहीं से वो जेल के हवाले किया जाएगा। तो द कोर्ट सर्व्स एज द वेन्यू वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड एंड जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड। विद रिगार्ड टू क्रिमिनल जस्टिस देयर आर अ नंबर ऑफ क्रिटिकल पीपल इन एनी कोर्ट सेटिंग, ठीक है। तो कौन कौन लोग होते हैं इसके अंदर, जज होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस अटॉर्नी होता है, ठीक है, और द जज और मजिस्ट्रेट इज़ अ पर्सन। अब जज क्या है, जज और मजिस्ट्रेट वो शख्स है हु इज़ इलेक्टेड और अपॉइंटेड, ठीक है, हु इज़ और ही इज़ नॉलेजेबल इन द लॉ एंड हुज फंक्शन इज़ टू ऑब्जेक्टिवली एडमिनिस्टर द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड ऑफर फाइनल डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ द केस, ठीक है जी। तो ये जज कौन होता है, जज एक नॉलेजेबल शख्स होता है लॉ के बारे में, जो कि अपॉइंटेड होता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, और उसकी ड्यूटी क्या है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करे, ठीक है, और फिर फाइनल डिसीजन भी जज ही ने देना होता है, ठीक हो गया। सो मजिस्ट्रेट हैव द चार्ज ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। एक जो मजिस्ट्रेट है, जज है, उसका एक ख़ास एरिया है जिसके अंदर उसकी अथॉरिटी होती है और डिफरेंट पुलिस स्टेशंस उसके अंडर आते हैं, ठीक है। सो द मजिस्ट्रेट हैव द चार्ज ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशंस एंड देयर वर्किंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज ऑफ पुलिस स्टेशंस। All the accused after arrest have to be produced before court within 24 hours in accordance with the constitution, ठीक है। जब भी किसी एक्यूज़ को अरेस्ट किया जाएगा तो ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पेश करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो द कोर्ट फॉलोज एडवर्सरियल सिस्टम of adjudication. The criminal cases are to be proved beyond any shadow of doubt and accused is treated as innocent unless proven guilty, ठीक है जी। तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना उनको जब तक वो डाउटफुल हैं उस वक़्त तक फ़ैसला नहीं होता है, ठीक है, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता और जब तक हर इबाम ख़त्म नहीं हो जाता कि ये जो एक्यूज़ है इसी ने क्राइम किया है, उस वक़्त तक हम उसे क्रिमिनल नहीं कह सकते, उस वक़्त तक हम उसे इनोसेंट ही समझते हैं। तो कोर्ट जो है वो आखिरी वक्त तक, जब तक हर चीज़ उस एक्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाती, वो उसे इनोसेंट ही समझती है, ठीक है। इसीलिए एक मकूला कहा जाता है कि एक्यूज़ इज़ द स्वीटेस्ट सन ऑफ लॉ। तो कोर्ट के अंदर जब तक हर लिहाज से एविडेंसेस और विटनेसेस के थ्रू ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि क्राइम वाकई इसी के एक्यूज़ ने किया है, उस वक़्त तक हम उसे मुजरिम नहीं कह सकते, उस वक़्त तक वो इनोसेंट ही है, ठीक है जी।
तो जज का रोल क्या है, हमने पुलिस का रोल पढ़ लिया, हमने प्रोसिक्यूशन का भी रोल पढ़ लिया, अब जज का भी रोल पढ़ लेते हैं। तो the major participant in the criminal justice system is the judge. He is the senior most officer of the court. During trial, the judge rules on the appropriateness of conduct, settles the questions of evidence and procedures and guide the questions of the witness। ठीक है, तो जज क्या करता है, जज सबसे पहले तो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे मेजर पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि वो सबसे सीनियर शख्स होता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तमाम जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं उन सबसे सीनियर होता है। फिर क्या है कि ये जो पुलिस का कंडक्ट है, प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट है, ठीक है, इस सारे कंडक्ट को वो मॉनिटर करता है ड्यूरिंग द हेयरिंग्स। ठीक है, और फिर जितने भी एविडेंसेस पेश की जाते हैं उन सब को वो चेक करता है, और फिर उसके अंदर अगर कोई कमी बेशी है और तो उसके क्वेश्चंस भी करता है और उनको पूरा भी करवाता है। ठीक है, व्हेन अ ज्यूरी ट्रायल अकर्स, जज जब कभी ज्यूरी बनाने की ज़रूरत पड़े तो फिर जज ज्यूरी भी डिसाइड करता है कि कौन लोग ज्यूरी में शामिल होंगे। ठीक है, और फिर वो उनको अथॉरिटीज़ भी जज ही देता है। और फाइनली इफ़ द डिफेंडेंट इज़ फाउंड गिल्टी, अगर जो डिफेंडेंट है, एक्यूज़ है, वो गिल्टी पाया जाए तो फिर जज क्या करता है, वो सेंटेंसिंग करता है, अपना फ़ैसला सुनाता है कि इसके साथ अब फर्दर क्या करना है। ठीक है, फर्दर क्या करना है वो ये है कि या तो इसको पनिशमेंट देनी है, ठीक है, या इसको कैपिटल पनिशमेंट देनी है, ठीक है, या इसको रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है, या इसको जेल भेजना है, या पेरोल करनी है, या प्रोबेशन करनी है। ये फिर फर्दर आगे आपको बताते हैं कि पेरोल और प्रोबेशन क्या होता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ज़ाहिर है जब सेंटेंसिंग हो जाती है तो फिर जब एक्यूज़ मुजरिम साबित हो जाता है तो फिर सेंटेंसिंग के दौरान उस एक्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एज़ पर द सेंटेंसिंग टू द प्रिजन्स। ठीक है, और प्रिजन्स को हम करेक्शन इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मकसद क्या है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी करेक्शन की जाए ताकि उनको दोबारा से सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बनाया जा सके। ठीक है, सो ऑफेंडर्स आर देन टर्न्ड ओवर to correctional authorities from the court system after accused has been found guilty। Okay जी, corrections refer to the supervision of persons arrest for convicted of or sentenced for criminal offenses। ठीक है, so correctional populations fall into two general categories, यानी जो correctional institutions हैं उसके अंदर दो किस्म की categories होती हैं। फिर ठीक है, correction किस तरह से होती है, तो एक तो institutional correction होती है। institutional correction क्या होती है कि जो जेल है उसके अंदर ही रख के उसकी correction की जाएगी इंसान की, ठीक है, उस क्रिमिनल की। और दूसरी फिर community correction भी है। ठीक है, community correction के अंदर क्या होता है कि फिर वो अंडर सुपरविजन ऑफ एनी ऑफिसर, ठीक है, उन्हें कम्युनिटी के अंदर छोड़ दिया जाएगा और फिर वहाँ पे उनको करेक्शनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो फिर ये जो कम्युनिटी करेक्शन है इसके अंदर फिर फर्दर दो टाइप हैं, एक पेरोल है और एक प्रोबेशन है। ठीक है, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। करेक्शन क्या है, ब्रांच ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंसर्न विद द कस्टडी, सुपरविजन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रोबेशन। प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जी? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेशन इज़ दैट फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, एक शख्स है उसने फ़र्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस कोर्ट क्या करती है कि उसको प्रोबेशन के ऊपर रिलीज़ कर देती है श्योरिटी देके। ठीक है, तो ये नॉर्मली यूथ के साथ भी होता है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी जो बच्चे होते हैं, माइनर्स होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी प्रोबेशन प्रोवाइड की जाती है इस उम्मीद के ऊपर कि क्योंकि ये फर्स्ट ऑफेंडर है और इसने एक माइनर क्राइम किया हुआ है, तो बजाय इसको जेल में रख के इसको हार्डन क्रिमिनल बनने दिया जाए, तो या इसको लेबलिंग से बचाने के लिए इसे
प्रोबेशन के लिए भेज दिया जाता है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, उसकी ड्यूटी होती है उसको मॉनिटर करना, ठीक हो गया। दोबारा से बता देता हूँ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेशन इज़ दैट फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स मे बी रिलीज्ड बाय द कोर्ट ऑन श्योरिटी। प्रोबेशन मे बी अप्लाइड एज एन अल्टरनेट टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक हो गया। वो उतना टाइम बाहर गुजारता है। सो प्रोबेशन कैन हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट सुपरविजन स्टेटसेस इंक्लूडिंग एक्टिव सुपरविजन। क्या है इसमें अच्छा, ये एक्टिव सुपरविजन और इनएक्टिव सुपरविजन प्रोबेशन और पेरोल दोनों के अंदर होती है। तो हम पहले प्रोबेशन में पढ़ लेते हैं, फिर पेरोल में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें सुपरविजन लाजमी होती है प्रोबेशन के अंदर भी और पेरोल के अंदर भी। सो इसमें दो टाइप की सुपरविजन होती है, एक एक्टिव सुपरविजन होती है और प्रोबेशन ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो सुपरविजन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्टिव सुपरविजन के अंदर क्या होता है, विच मीन्स दे आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली रिपोर्ट टू अ प्रोबेशन अथॉरिटी इन पर्सन, बाय मेल और बाय टेलीफोन, ठीक है। जो एक्टिव सुपरविजन होती है ना प्रोबेशन के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि जिस शख्स को प्रोबेशन के ऊपर छोड़ा जाता है वो क्या करता है कि वो प्रोबेशन ऑफिसर के साथ इन कांटेक्ट रहता है, चाहे वो इन पर्सन उसे मिले आके या फिर बाय मेल या फिर टेलीफोनिक राब्ते के ज़रिए, ठीक है। और इनएक्टिव स्टेटस क्या है, इनएक्टिव स्टेटस विच मीन्स दे आर excluded from regularly reporting and that could be due to number of reasons। वो फिर उसकी different reasons होती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रोबेशन ऑफिसर के ऊपर कि वो उसके साथ क्या डील करता है, ठीक है। तो होपफुली अच्छा, अगर इस प्रोबेशन के अंदर एक शर्त होती है कि जिन कंडीशंस के ऊपर उसको रिहा किया गया है, मतलब उसको प्रोबेशन दी गई है, उसे कम्युनिटी में रहने की इजाज़त दी गई है, ठीक है। तो क्योंकि कम्युनिटी करेक्शन हो रही है उसकी, अगर वो उन मेयार पे पूरा नहीं उतरता, उन कंडीशंस के ऊपर जो उसने तय की थी उन्हें फुलफ़िल नहीं करता, तो फिर क्या होता है, तो फिर प्रोबेशन कैंसिल हो जाती है और वापस उसको अपनी बाकी मानदार जो सज़ा है वो जेल में करेक्शन इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, गुजारनी पड़ेगी। अब अगला टॉपिक है जी पेरोल। पेरोल क्या है, पेरोल रेफर्स टू द क्रिमिनल ऑफेंडर्स हु आर कंडीशनली रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन टू सर्व द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ देयर सेंटेंस इन द कम्युनिटी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं क्रिमिनल्स जिनको सेंटेंसिंग हो जाती है और जेल के अंदर जो जेलर्स हैं और जेल का अमला है वो उनके कंडक्ट को देखता है। गुड कंडक्ट की वजह से उन्हें ये फील होता है कि जी अब ये लोग दोबारा क्राइम नहीं करेगा ये शख्स, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि एक पूरा उनका एक बेंच बैठता है और वो एक डिसीजन लेता है कि ठीक है, क्योंकि इसका कंडक्ट ठीक रहा है तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पेरोल के ऊपर कम्युनिटी में भेज देते हैं और ये बाकी की जितनी भी अपनी पनिशमेंट है उसको जितनी भी सेंटेंसिंग इसको हुई थी जितने ईयर्स की, जो बाकी बची है वो जाके ये गुजारे कम्युनिटी के अंदर। तो अब इसकी कम्युनिटी करेक्शन करते हैं, ठीक है, ताकि ये आस्ता आस्ता वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो इसको कहते हैं पेरोल। ये भी कंडीशनली होती है, ठीक है, कि अगर वो जो कंडीशंस उसके तय की गई हैं अगर उसने वो पूरी नहीं की, ठीक है, तो भी उसका पेरोल कैंसिल किया जा सकता है। और ये भी दो टाइप की होती है, एक्टिव सुपरविज़न और इनएक्टिव सुपरविज़न। एक्टिव सुपरविज़न के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उसे अपने पेरोल ऑफिसर के साथ राब्ते में रहना पड़ता है हर वक्त, ठीक है। और इनएक्टिव स्टेटस जो इसका होता है उसके अंदर यह है कि उसको माफ़ी होती है कि वो रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट ना करे अपने पेरोल ऑफिसर को, होपफुली। अच्छा, अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि फिर उसकी जो पेरोल है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर वो बाकी की जो अपनी है जो जितना पीरियड है उसका सज़ा का वो वापस आके फिर अपना करेक्शन इंस्टीट्यूशन के अंदर काटेगा, ठीक है। सो रिलीज़ ऑन पेरोल इज़ ऑलवेज कंडीशनल एंड पेरोलीज मस्ट फॉलो द कंडीशंस ऑफ देयर रिलीज़। तो ये था पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट्स, इंस्टीट्यूशंस आपने समझ लिए। अब इसके प्रोसीडिंग कैसे होती है, ठीक है। क्राइम कमिट हो गया,
ठीक हो गया। तो अब पुलिस के पास रिपोर्ट आ गई, एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने। तो अब क्या होगा कि वो क्या करेंगे, फ़ौरन से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। और फिर जब फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो सर्च करेंगे, ठीक है। और फिर प्रूफ्स इकट्ठे करेंगे और क्या करेंगे कि जो सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसे वो अरेस्ट करेंगे, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे कि उस एफआईआर को और जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके जाएंगे प्रोसिक्यूशन के पास। प्रोसिक्यूशन को चेक करवाएंगे और 24 आवर्स के अंदर अंदर क्रिमिनल को क्या करेंगे कि उस एक्यूज़ को उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश करना है। तो जल्दी जल्दी ये पढ़ देता हूँ मैं आपको। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम बाय द पुलिस, द पर्पस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज़ टू गैदर एविडेंस टू आइडेंटिफाई अ सस्पेक्ट एंड सपोर्ट एन अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन may require a search and explanatory inspection of persons or property. Probable cause is the standard of proof required for search. Probable cause means there are facts of apparent facts indicating that evidence of criminality can be found in specific place. ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़, अरेस्ट जो है ना पुलिस ने करने के बाद फिर उसको उस केस को लेके जाना है किसके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, ठीक है। और फिर 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, ये पेश हो जाना है, एक्यूज़ को पेश करना है कहाँ पे, जज के सामने। ठीक हो गया। तो जज के सामने जो पेश करना होता है ना उसको कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि ट्रायल होने से पहले जज के सामने उसे पेश किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, वो फर्स्ट हियरिंग होती है एक्यूज़ की। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि जज जो है वो कुछ चीज़ें देखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें लर्निंग ऑफ द रीज़न ऑफ अरेस्ट होती है कि भाई अरेस्ट क्यों किया गया इस शख्स को, ठीक है। और फिर जिसको अरेस्ट किया गया है एक्यूज़ को, उसे उसके राइट समझाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके अंदर उसे मौका दिया जाता है कि वो अपना वकील करे, ठीक है। और फिर ये डिसाइड होता है कि इसको बेल दे दी जाए या फिर इसको जुडिशल करके अंदर कोर्ट में जेल में भेज दिया जाए इसके ट्रायल को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये अभी ट्रायल नहीं है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, ये जस्ट फर्स्ट उसकी पेशी है जज के सामने, ठीक है, अरेस्ट होने के बाद। ठीक हो गया। तो इस वक्त इस पेशी के ऊपर उसको विटनेस और एविडेंसेस को पेश नहीं किया जाता है, ठीक है। एक रिपोर्ट पेश की जाती है जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है पुलिस से। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्या होता है, फिर प्री ट्रायल होता है। ठीक हो गया। प्री ट्रायल डिटेंशन होती है और फिर बेल होता है, ठीक है। अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो उसे लगता है कि ये एक्यूज़ जो है वो ट्रायल के अंदर पेश होगा, हमारे साथ ट्रायल के अंदर आता रहेगा रेगुलरली केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो फिर तो उसे वो बेल दे देगा। और अगर कोर्ट को ये लगे कि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होता है, कोर्ट उसे बेल नहीं ग्रांट करती है। ओके जी। अब अगली चीज़ है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग के अंदर ये होता है कि ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ठीक है जी। ये ना डिफेंस अटॉर्नी और जो प्रोसिक्यूशन है उनके और फिर एक्यूज़ भी उसमें शामिल होता है, इनकी आपस की एक डील है। ये बड़े मज़े की है जी। उसके अंदर क्या होता है कि ये डील करते हैं, डिफरेंट चार्जेस लगे हुए होते हैं उसके ऊपर एक्यूज़ के ऊपर, और नज़र आ रहा होता है कि बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होता है कि एविडेंसेस भी पूरे हैं, सारा कुछ है पूरा। तो अब इसके अंदर लगेगा टाइम, तो वो क्या करता है, जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या करता है, डिफेंस काउंसिल से बात करता है और उसके अंदर एक्यूज़ भी होता है। एक्यूज़ से कहता है कि भाई बात ऐसे है कि आपकी ना आपके ऊपर इतनी हो सकता है कि आपको 10 साल से ऊपर सज़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपको पनिशमेंट होनी ही होनी है। तो और आपको भी पता है कि आपने क्राइम किया हुआ है, तो क्या ज़रूरत है, कोर्ट का भी इतना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपना भी ज़ाया कर रहे हो, हर बंदा इसमें बिज़ी हो जाएगा।
तो क्यों ना, अच्छा ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, प्ली बारिंग बेसिकली यही होती है, ठीक है, कि आपस की निगोशिएशन होती है, ठीक है जी। उसके अंदर वो उनको उसको कन्विंस करता है इस चीज़ के लिए कि तुम ऐसे करो कि कोर्ट में आके इस चीज़ को मान जाओ, ठीक है, कि तुमने क्राइम किया है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूँ कि मैं जज के सामने तुम्हारी सिफारिश करूँगा कि तुम्हारे बाकी के चार्जेस को हटा दिया जाए, तुम्हें 1 या 2 चार्जेस के अंदर पनिश कर दिया जाए, ठीक है। तो जहाँ तुम्हारी सज़ा तुम्हें 10 साल की होनी थी, वहाँ पे तुम्हें पनिशमेंट हो जाएगी 7 साल की या 6 साल की, ठीक है। तो अब जो एक्यूज़ है उसे बड़ा क्लियर होता है, ये उस सिचुएशन में होता है जब एक्यूज़ को बिल्कुल क्लियर होता है कि तमाम एविडेंसेस, तमाम विटनेसेस मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं और मुझे सज़ा होनी ही होनी है, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली होता यह है कि जो एक्यूज़ होते हैं वो इस बात को मान जाते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, हम एग्री हैं, ठीक है। तो जब वो एग्री हो जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर डायरेक्ट जो है केस कोर्ट के अंदर जाता है ट्रायल के लिए, तो वो उसी वक्त उसका डिसीजन भी हो जाता है, क्योंकि जो एक्यूज़ है वो इस बात को मान चुका होता है। तो इसे कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं मानता है, ठीक है, डिफेंस काउंसिल इस बात को नहीं मानता है, एक्यूज़ इस बात को नहीं मानता है, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो ये कहता है कि जी मैं पूरे ट्रायल को फेस करूँगा, आप मेरा केस ट्रायल में चलने दें। तो फिर बाकायदा ट्रायल स्टार्ट होता है और फिर एडजुकेटिंग ऑफ गिल्ट होती है बाय जज और ज्यूरी। फिर क्या होता है? पूरी प्रोसीडिंग होती है, पूरा ट्रायल चलता है, उसमें एविडेंसेस पेश होते हैं, विटनेसेस पेश होते हैं, बहस होती है और एट द एंड क्या होता है कि अगर तो ये साबित हो जाए कि इस शख्स ने क्राइम किया है तो फिर सेंटेंसिंग हो जाती है, उसको कोई पनिशमेंट हो जाती है, अदरवाइज़ फिर उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो सेंटेंसिंग अगर हो जाए, कोई पनिशमेंट हो जाए तो फिर क्या होता है? अगर वो गिल्टी पाया जाए तो फिर क्या होता है? फिर उसे हवाले कर दिया जाता है, कहाँ? जेल के, ठीक है जी। और अगर एक्यूज़ लाइक सेटिस्फाई नहीं होता उस सेंटेंसिंग से, डिफेंस काउंसिल जो है वो सेटिस्फाई, अब एक्यूज़ तो ना रहा, वो क्रिमिनल बन गया, लेकिन जो डिफेंस काउंसिल है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस पूरी प्रोसीडिंग के साथ और इस जजमेंट के साथ, इस सेंटेंसिंग के साथ, तो फिर वो क्या करता है? वो अपीलेट कोर्ट में अपील करता है, ठीक है जी। और अगर फिर वहाँ अपील में भी कुछ ना बना तो फिर क्या होता है? फिर उसको पनिशमेंट अपनी काटनी पड़ती है। उस पनिशमेंट के अंदर या तो उसको पनिश किया जाएगा या फिर उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, ये डिपेंड करता है सेंटेंसिंग के ऊपर, ठीक है। और फिर पेरोल या प्रोबेशन, वो सारा मैंने आपको समझा दिया। होपफुली आपको पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझ आ गया होगा। आई एम सॉरी, ये ज़ाहिर टॉपिक बहुत बड़ा था, सारे इसके एस्पेक्ट्स को क्लियर करना था, तो इसके अंदर यह है कि इसका टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।